नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आपका 22 जिले 22 खबरों में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं अंबाला से, जहां पर अंबाला नगर निगम चुनाव में पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की हरियाणा जनचेतना पार्टी पूरे दमखम के साथ उतरने के लिए तैयार है और पार्टी को जनता का भी पूरा सहयोग और समर्थन मिल रहा है। वहीं इसकी वजह है पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की तरफ से करवाए गए विकास के काम। अंबाला के वार्ड संख्या 3 के लोगों से हमारे संवाददाता ने बात की तो लोगों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की ओर से विकास कार्यों को सराहा और कहा कि कोरोना काल में जब कोई घर से नहीं निकला था तब पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के द्वारा पूरे शहर को सैनिटाइज करवाया गया और अब जन चेतना पार्टी को पूरा समर्थन दिया जाएगा। तो अंबाला निगम चुनाव में इस बार जन चेतना पार्टी पूरे दमखम के साथ उतरेगी। साथ ही साथ जनचेतना पार्टी की ओर से इसको लेकर के अपनी तैयारियां पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कि लोगों ने भी जनचेतना पार्टी के कार्यों को सराहते हुए उसका समर्थन करने की बात कही है। तो अंबाला नगर निगम के चुनाव में इस बार जनचेतना पार्टी उतरेगी, इसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि शहर वासियों का भी पूरा समर्थन मिल रहा है। विकास कार्यों के दम पर जनचेतना पार्टी इस बार जनता के बीच में होगी। निगम चुनाव में देखो जी, ये रोड देख लो और अब जो सड़कें बन रही है ना, महीने बाद दब जाती हैं और इसका क्या होगा। एग्जाम्पल शर्मा जी ने बहुत बढ़िया काम कराया है। हाँ, बहुत बढ़िया काम करा। हम तो उनके साथ हैं जी, वो आएंगे, हमें विश्वास है इससे भी बढ़िया काम होगा। ये तो बहुत उम्मीद है कि अगर हमारी पार्टी, ये शर्मा जी की पार्टी आती है तो काफ़ी कुछ उम्मीद है कि हमें कि जो समस्या में हमारी हैं तो वो ठीक होने की उम्मीद है, क्योंकि शर्मा जी जब पहले 2 बार यहाँ पे एमएलए रहे हैं तो शहर का बहुत विकास किया है उन्होंने। तो अब भी हमें उनसे यही उम्मीद है कि कुछ ना कुछ शहर में अब सुधार होगा। ये हमें बहुत उम्मीदें हैं जी। जिस प्रकार शर्मा जी ने अपना कोरोना काल में सैनिटाइज करवाया गलियों को, सड़कों को, उस तरह से हमें आगे भी उम्मीदें रही हैं शर्मा जी से। जैसे गलियों को, सड़कों को, सीवरेज वगैरह और लाइटिंग व्यवस्था वगैरह ये सारी दुरुस्त करवाई जाएंगी। जितनी भी समस्याएं हैं छोटे से कार्य सेवक द्वारा करवाया जाएगा सारा काम। आदरणीय पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा जी की तरफ से हम विकास के मुद्दे पे इलेक्शन लड़ेंगे कि जो कि हमारी सड़कें हैं, नालियाँ हैं और इसके अलावा बहुत सी कई बच्चों की बेरोज़गारी है, नौकरियों के लिए भी हम इलेक्शन लड़ेंगे और जितना हमसे हो पाएगा हम लोगों का भला। तो वहीं फरीदाबाद में किसानों का दिल्ली कूच लगातार जारी है। पलवल से निकले किसान फरीदाबाद के गांव अजरौंदा में रुके हुए हैं और रविवार को एक बार फिर से बदरपुर बॉर्डर की तरफ बढ़ेंगे। पलवल से किसानों का कूच लगातार दिल्ली बॉर्डर की तरफ जारी है और किसानों का आंदोलन लगातार तेज भी होता जा रहा है। आज अगर बात करें तो गांव झाड़सैतली से किसानों का कूच दिल्ली के लिए निकला था और अब वो अजरौदा चौक पर पहुंच चुका है। इस बीच में सर्व कर्मचारी यूनियन की तरफ से भी फूल मालाओं से किसानों का स्वागत किया और न केवल स्वागत किया बल्कि समर्थन देते हुए पैदल मार्च में किसान यूनियन के तमाम नेता और कर्मचारी शामिल हुए। अब कल की रणनीति किसानों की रहेगी कि वो बदरपुर बॉर्डर पर पहुंचे और जो आंदोलन है इसमें और तेजी लाई जाए। इस बीच में जिस तरह से किसान नेताओं और सरकार के बीच में बातचीत चल रही है उस पर भी किसान नेताओं की नज़र है कि उसके बाद में आगे की रणनीति किस तरह से रहेगी और किसानों का जो आंदोलन है वो किस तरह से आगे बढ़ेगा। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। वहीं चरखी दादरी में किसान आंदोलन में समर्थन में रोडवेज कर्मचारियों ने अपना प्रदर्शन किया है और सरकार से कृषि कानून को वापस लेने की मांग की। रिपोर्ट देखिए। देश की राजधानी दिल्ली में जहां किसान लगातार धरने पर हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें चरखी दादरी की, यहां भी कर्मचारी यूनियनें किसानों के समर्थन में सामने आने लगी हैं। राज्य परिवहन की कर्मचारी यूनियन यानी रोडवेज कर्मचारी यूनियन की बात करें तो रोडवेज कर्मचारी यूनियन के द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि अगर तीनों कानूनों को रद्द नहीं किया गया तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में राज्य परिवहन के कर्मचारी भी तेज आंदोलन करेंगे। हालांकि किसानों के समर्थन में अभी उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। आने वाले दिनों में और प्रदर्शन तेज किए जाने का ऐलान उनके द्वारा किया गया है। बहरहाल देखना होगा किसान आंदोलन में जिस तरह से विभिन्न कर्मचारी यूनियनें उतरी हैं, बात चाहे रोडवेज कर्मचारी यूनियन की करें, उसके बाद कितना समर्थन, कितना बल किसान आंदोलन को मिल पाता है ये दीगर बात है। लेकिन इतना ज़रूर है कि कहीं न कहीं ना केवल किसान बल्कि दूसरे कर्मचारी वर्ग भी
इन 3 कानूनों को लेकर काफ़ी आक्रोशित हैं। चरखी दादरी से सहयोगी अनिल लहरी व वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा। उधर गांव से लेकर शहर तक में किसानों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। रोहतक में अखिल भारतीय किसान सभा और महिला संगठनों की ओर से पुतला फूंका गया और जोरदार नारेबाजी की गई। इस दौरान बड़े उद्योगपतियों के खिलाफ भी संगठनों का गुस्सा देखने को मिला है। किसानों की सबसे बड़ी मांग यही है कि जो 3 कृषि कानून सरकार लेकर आई उसे वापस लिया जाए। 8 दिसंबर को अब किसान संगठनों की ओर से भारत बंद का आह्वान किया गया है। आज प्रदेश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग संगठनों की ओर से केंद्र सरकार के पुतले फूंके गए और साथ ही साथ बड़ी कंपनियों के खिलाफ भी प्रदर्शन किया गया। के पुतले नरेंद्र मोदी, अडानी और अनिल अंबानी का, क्योंकि मोदी सरकार अनिल अंबानी को और अडानी को देना चाहती है। केवल और केवल इस देश में जो आज बची है वो कारपोरेट की खेती बची हुई है। पूरा का पूरा देश कारपोरेट के हवाले कर दिया, चाहे रेलवे है, चाहे हवाई जहाज है, चाहे रोडवेज है, चाहे कॉलेज पर शिक्षा की बात, केवल खेती बची हुई थी। मोदी साहब पूरा अंगाला रहे हैं। हम देश की सरकार से ये मांग करते हैं कि आज की जो बातचीत है उसमें इन काले कानूनों को वापस लेने का फैसला सुना दे, नहीं तो देश के अन्नदाता जो सड़कों पे पड़े हैं इतनी ठंड के अंदर, कोरोना की महामारी के अंदर पूरे देश के अंदर जो है वो गुस्सा पनपने लग रहा है। और इसी वजह से अनेक जो नागरिक हैं वो 70 साल के वो आज आंदोलन के इसमें सड़कों पे उतरे हैं। उधर शाहबाद मारकंडा से जेजेपी के विधायक और शुगरफेड के चेयरमैन रामकरण काला ने किसानों का समर्थन करते हुए कहा कि पहले वे किसान हैं, उसके बाद नेता हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों की मांगों को मान लेना चाहिए, क्योंकि जब से आंदोलन चल रहा है किसान भी परेशान है, आम आदमी भी परेशान है और इसीलिए सरकार को किसानों की बातों को सुनकर उनकी जायज मांगों को मान लेना चाहिए। जो किसान आप पूरे हरियाणा पंजाब का, उनकी एक मांग है भी, मतलब जो उनकी मांग अपनी मांग रहे, उनका आखा मांग रहे, उनकी जाने का हम उनको ये कहेंगे भी मतलब अपने प्रयास करें, उनको सरकार न देना चाहिए, उनको निमेट का जल्दी, तो क्यों, ताकि आज ये पब्लिक बहुत परेशान हो रही। जो उनको कहना तो उनको बैठकर उनकी बात सुनकर उनको देना चाहिए। जो किसान का, मजदूर का, जिम्मेदार हर 36 बिरादरी के साथ लग रही, तो मैं कहूँगा भी उनको निमेट दे जल्दी। ऐसा जो अब दिल्ली में इतने जाम प्रदर्शन हो रहे, तो ऐसा तो चलता रहा, जल्दी इनको निमट जाए तो बड़ी। वहीं किसान आंदोलन को खाप पंचायतें समर्थन दे रही हैं। हिसार जिले में राघो खाप के बाद अब सातबाज खाप ने भी किसान आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान किया है। किताब सिंह मलिक की अध्यक्षता में किसानों के समर्थन में सातबाज गांव के सैकड़ों किसान हांसी में जाट धर्मशाला के पास इकट्ठा हुए और दिल्ली कूच किया। वहीं उमरा, सुल्तानपुर के साथ साथ करीब 11 गांव की सातबाज खाप ने भी दिल्ली कूच कर दिया है। खाप नेताओं ने कहा कि सरकार को अपना अड़ियल रुख छोड़कर किसानों की मांगों को मानना चाहिए। किसानों की डिमांड के लिए, सपोर्ट के लिए दिल्ली जा रहे हैं। तो आप कितने लोग हो? कितने गाँव? हम जत्थों में जा रहे हैं। फिलहाल तो आज हमारा जत्था है 11 गांव का। आप लोगों का कितना समर्थन रहेगा किसानों को? हमारा जितना तन मन धन से जैसा होगा लास्ट तक रहेगा। आप सामान वगैरह भी लेके जा रहे हैं? सारा सौदा, रोटी पानी सब, बिस्तर वगैरह। तो चलिए इसी बीच हम आपको सुनवाते हैं आखिरकार नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। उन्होंने किया है, ये बड़ा संवेदनशील मामला है और 9 तारीख जो है बहुत दूर है। मेरे ये है कि सरकार तुरंत कोई ना कोई जल्दी फैसला करे, क्योंकि ये मामला संवेदनशील है। और हमारा जहाँ तक सवाल, हम कांग्रेस और हम हरियाणा में हम किसानों के साथ खड़े हैं, क्योंकि किसानों की मांग जायज है। 8 तारीख को जो भारत बंद का इन लोगों ने किया, उसमें कई सारे और यूनियन जैसे ट्रांसपोर्ट यूनियन, तमाम लोग उनके साथ आ गए। अब सरकार की तरफ से कृषि मंत्री कह रहे हैं कि कुछ तो मामले पे समझौता हो जाता, लेकिन किसान यूनियन के लोग सुनने को तैयार नहीं है सरकार की बात। वो कह रहे हैं कानून वापस दीजिए। जब भी मैंने कहा ना कि जो संवेदनशील मामला है, 9 बहुत दूर है, सरकार को जल्द ही किसानों की बात माननी चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल, कृषि मंत्री एमएसपी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे? अगर कोई संदेह है किसानों को, किसान नेताओं को, तो उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। संदेह है क्योंकि 2 किस्म की मंडी बन गई। जो एपीएमसी की मार्केट है उसमें तो एमएसपी की बात कही है, लेकिन उससे बाहर जो है
वो एमएसपी का कहीं चर्चा नहीं है। तो वो संदेह है किसानों को, वो संदेह दूर करने का एक ही तरीका है कि चौथा कानून ले आए कि भाई कोई भी एमएसपी से कम खरीदेगा, जिसका भाव एमएसपी तय करता है, उसको कानूनी जो है मतलब सजा होगी। एपीएमसी को लेके कह रहे हैं कि राज्यों का विषय है, राज्यों से हम बातचीत करेंगे और मंडी सिस्टम तो खत्म ही नहीं कर रहे हैं। आज फिर कृषि मंत्री इन सब बातों को दोहरा रहे हैं। एपीएमसी का तो जैसे मैंने कहा 9 अगस्त 2007 को हमने पहले रूल बना दिया था और अब विधानसभा का स्पेशल सेशन हमने बुलाया है, उसमें हम ये लेके आएंगे एपीएमसी में अमेंडमेंट। पहले तो पेनल्टी थी मतलब बैंक गारंटी की हमारी, अब हम इसमें कोई ना कोई प्रावधान करेंगे ताकि प्रोसिक्यूशन हो सके जो एमएसपी से कम दे। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव की अगुवाई में कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेसी सड़कों पर उतरे और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया। कैप्टन अजय यादव ने इस दौरान कहा कि इन कृषि कानूनों के विरोध में न केवल अन्नदाता सड़कों पर है, बल्कि आम जनता को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। वो सरकार के इस फैसले की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से किसानों के समर्थन में है और जब तक सरकार इन तीनों काले कानूनों को निरस्त नहीं कर देती है, उनका भी लगातार आंदोलन जारी रहेगा। जो इन्होंने काला कानून पास किया कृषि बिल के, एक हम उसके विरुद्ध हैं। हम चाहते हैं सरकार उसको रद्द करे और उसके साथ साथ हम ये चाहते हैं कि जो काला कानून है जिसमें न्यूनतम मूल्य जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसको कानूनी रूप दिया जाए। ठीक है, हम चाहते हैं उसको कानूनी रूप दिया जाए। उसको जब तक कानूनी रूप नहीं दिया जाएगा तो किसान मानने वाले नहीं है। दूसरा, मैं निंदा करता हूं हरियाणा सरकार की, जिन्होंने किसानों के ऊपर पानी की बौछार मारी, उन पे लाठीचार्ज किया, उनके ऊपर जो है टीयर गैस, आंसू गैस फेंके और जगह जगह उनको रोका। लेकिन किसानों ने, मैं मुबारकबाद देता हूं पंजाब और हरियाणा के किसानों को, जो पूरे देश का अनाज जो पेट भरते हैं, उन्होंने सारे बॉर्डरों को पार करते हुए और दिल्ली पहुंच गए। उधर भिवानी में भी सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारी यूनियन और अन्य संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। 3 कृषि कानूनों के विरोध में जहां देश भर में किसानों का आंदोलन जारी है, दिल्ली में जहां पर लोग धरने पर बैठे हैं, वहीं हरियाणा प्रदेश की अगर बात करें, विभिन्न इलाकों में आज विभिन्न कर्मचारी संगठनों के द्वारा जोरदार रोष प्रदर्शन किया गया। बात अगर भिवानी के परिप्रेक्ष्य में करें तो यहाँ पर सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले न केवल विभिन्न कर्मचारी संगठनों के द्वारा प्रदर्शन किया गया, बल्कि केंद्र सरकार का पुतला दहन कर कर्मचारी संगठनों के द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि 8 तारीख को पूरे देश में चक्का जाम रहेगा, जिसमें कर्मचारी संगठन बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। वहीं दूसरी ओर अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के द्वारा भी आज भिवानी के हांसी चौक पर रोष प्रदर्शित किया गया। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़। वहीं सोनीपत के सिंधु बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। अलग अलग जिलों के किसान यहां पर पहुंच रहे हैं और इसी बीच दर्दनाक खबर है, रात के वक्त ट्रॉली में कार में टक्कर मारी। टक्कर इतनी भयानक थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और इको कार सवार और ट्रॉली में सो रहे किसान की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में सुरेंद्र उर्फ काला, जो पंजाब का किसान था, और साथ ही इको कार चालक जो राजेश दिल्ली का रहने वाला था, दोनों की जान गई। माड़ी घटना हुई आ, अभी देर रात काफ़ी अंधेरे में काम होया बहुत ज़्यादा आवाज़ आई जो ये बजी आ के बहुत माड़ी गल हुई आ। ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਈਡ ਤੇ करना चाहिए वा। ट्रैफिक ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत प्रॉब्लम आ रही है। एक एक्सीडेंट हुआ था रात को, एक इको गाड़ी का और दूसरे व्हीकल का पता नहीं लगा है। अभी इसमें इको गाड़ी वाला एक दिल्ली का है, पंजाब जा रहा था, वो एक्सपायर हो चुका ऑन द स्पॉट, और एक दूसरा व्यक्ति है जो एक्सपायर हो चुका है, जिसके बारे में वेरिफिकेशन की जा रही है। उधर दक्षिणी हरियाणा की 200 पंचायतों ने एसवाईएल के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार और पंजाब के किसानों को पत्र लिखकर एसवाईएल के मुद्दे पर बातचीत करने का आग्रह किया है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा के किसान इस समय एक साथ हैं, तो इस मुद्दे को भी आपसी भाईचारे से सुलझाया जा सकता है।
एसवाईएल के मुद्दे पर नांगल चौधरी से बीजेपी विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव भी 200 पंचायतों के समर्थन में आ गए। उनका कहना है कि ये सुनहरा मौका है, राजनीति से ऊपर उठकर एसवाईएल का समाधान हो सकता है। मेरा भी ये निवेदन है, मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि जब हरियाणा पंजाब के किसान एक साथ बैठे हैं तो वो आपसी जो मुद्दे हैं ये वास्तव में मूल रूप से तो किसानों के मुद्दे हैं। और मेरा अपना मानना है कि अगर किसान, दोनों स्टेट्स के किसान साथ बैठें और बैठ के आपस में बात करें तो किसी भी राजनीतिक समाधान से आसान समाधान हो सकता है, क्योंकि ये दोनों मुद्दे ही राजनीति में उलझे हुए हैं, मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। और अगर राजनीति से बाहर आके इन दोनों मुद्दों पे किसान संगठन बैठे हैं, सारे किसानों के जिम्मेवार नेता हैं जो बैठे हैं, किसान संगठन अगर आपस में दोनों संगठन बात करें और दोनों की वास्तविक जमीनी हकीकत इनको पता है तो बैठ के अगर बात करें तो इसका समाधान निकाला जा सकता है। और मेरा ये अनुरोध रहेगा, मैं तो आपसे कहूँगा कि भी मेरी ये बात भी पहुँचाइए किसान संगठनों तक कि वो दोनों हरियाणा और पंजाब के किसान संगठन इन दोनों मुद्दों पर भी बैठ के भाईचारे में सौहार्दपूर्ण ढंग से और एक दूसरे की दिक्कतों को समझने की कोशिश करें और इनसे बात करें। उधर पानीपत नगर निगम की प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाने को लेकर लगातार कार्रवाई चल रही है। पिछले कई सालों से प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाने के चलते निगम के अधिकारियों ने हाफिजबाद धर्माटिक रामलीला क्लब को सील किया है। ये जगह निगम के द्वारा क्लब को किराए पर उपलब्ध करवाई गई थी और क्लब के ऊपर लाखों की प्रॉपर्टी टैक्स की देनदारी थी। इसके चलते क्लब को सील किया गया। पानीपत नगर निगम पिछले कई सालों से मंदी के दौर से गुजर रहा था, जिसे देखते हुए शहरी निकाय मंत्री अनिल विज ने पूर्व में रहे कमिश्नर सुशील कुमार को निलंबित किया। कमिश्नर के निलंबन के बाद निगम की ओर से प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देने वालों के खिलाफ नोटिस जारी किए गए, जिसमें उनसे अपना बकाया जल्द से जल्द भरने के लिए कहा गया है। उधर कैथल जिले में कोरोना के 24 नए मरीज सामने आए हैं। इसके बाद एक्टिव केसों का आंकड़ा 162 हो चुका है। कैथल में लगातार कोरोना के पॉजिटिव मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। आज कैथल के अंदर 24 कोरोना पॉजिटिव मामले बढ़े हैं। अगर हम बात करें टोटल एक्टिव केसों की संख्या तो कैथल के अंदर 162 पॉजिटिव केसों की संख्या पहुंच चुकी है। मौत के आंकड़े की बात करें तो 45 की संख्या मौत का आंकड़ा कैथल में पहुंच चुका है। अगर हम बात करें टोटल एक्टिव रोगियों की संख्या, टोटल कितने रोगी कैथल के अंदर है तो 3525 की संख्या टोटल रोगी, पॉजिटिव रोगियों की संख्या कैथल में पहुंच चुकी है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो टोटल एक्टिव केस जो पॉजिटिव रोगी थे कितनी संख्या में ठीक हो चुके हैं तो 3318 की संख्या में जो पॉजिटिव रोगी है वो ठीक भी हो चुके हैं। इसकी पुष्टि कैथल के सीएमओ ओम प्रकाश ने इसकी पुष्टि की है और शहरवासियों से अपील की है कि बिना मास्क घर से बाहर ना निकले, सोशल डिस्टेंस का बिल्कुल ध्यान रखें और भीड़ भाड़ वाले इलाके में, बाजार में मत जाएं। कैथल के कैमरामैन पवन राविश के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। तो देश में टीबी रोग को 2025 तक खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जबकि हरियाणा में 2023 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी को लेकर यमुनानगर के उपायुक्त मुकुल कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। देश में 2025 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जबकि हरियाणा इससे भी 2 कदम आगे सन 2023 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए उपायुक्त मुकुल कुमार ने जिमखाना क्लब में एक मीटिंग बुलाई, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी व अन्य विभाग के कर्मचारियों ने भी हिस्सा लिया। इसमें ये पता लगाया गया कि जो खंड मुस्तफाबाद व रदौर का एरिया है, यहाँ 500 के करीब टीबी के मरीज हैं। जानकारी देते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया और मुकुल कुमार ने बताया कि यहाँ पर क्योंकि जो टीबी के मरीज हैं और टीबी और कोरोना एक दूसरे के पूरक है, उन्होंने कहा कि जिसको टीबी है उसका कोरोना का टेस्ट किया जाएगा और जिसको कोरोना है उनका टीबी का टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि यदि टीबी और कोरोना इकट्ठा हो जाते तो यह जान ले सकता, क्योंकि कोरोना अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है और जो ठंड का मौसम बढ़ गया, इसको लेकर के जो कोरोना के लिए एहतियात बरतनी भी ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा कि पहले तो उधर करनाल में एक पिता ने जिन 3 बच्चों को नहर में फेंका था, उसमें से दूसरे बच्चे का शव भी बरामद हो चुका है, जबकि एक बच्चा की तलाश अभी भी जारी है। करनाल में एक पिता द्वारा 3 बच्चे फेंकने के मामले में आज एक 5 साल की बच्ची बरामद कर ली गई है।
आवर्धन नहर में तीनों बच्चों को पिता द्वारा फेंका गया था और उसके लगभग 11वें दिन आज 5 साल की बच्ची को बरामद कर लिया गया। डेड बॉडी को जो गोताखोर हैं उन्होंने बाहर निकाल दिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया, जहां पर कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में उस बच्ची का पोस्टमार्टम करने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। उधर सिरसा के खैरका गांव में 2 दिवसीय खेल मेले का शुभारंभ किया गया। खेल मेले का आयोजन नेहरू युवा क्लब और खैरका क्लब की ओर से किया गया। इसके साथ ही स्वर्गीय बीजेपी नेता राजेश शर्मा की याद में हैंडबॉल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। इस खेल मेले में पंजाब के कई कलाकारों ने पहुंचकर उपस्थित जनों की हौसला अफजाई की। 2 दिवसीय इस प्रतियोगिता में अलग अलग राज्यों की 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। प्रतियोगिता का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि नगर पार्षद और बीजेपी नेता स्वर्गीय राजेश शर्मा की धर्मपत्नी सुमन शर्मा ने किया। चलिए इसी के साथ ही 22 जिले 22 खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।